प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास। आज जो हम वर्तमान में संविधान पढ़ रहे हैं वो एक लंबी संवैधानिक यात्रा का परिणाम है। लंबे और सतत जो संवैधानिक बार बार जो एक्ट बनाए गए थे, अधिनियम बनाए गए थे, उन्हीं की प्रक्रिया का एक परिणाम है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक विकास है इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने की बेहतर संभावना होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इस सेशन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए दोस्तों, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा कौन सा एक्ट था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पारित किया गया कि गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 के विशेष अधिनियम और 1793 के चार्टर एक्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी को रेगुलेट करने के उद्देश्य से ये एक्ट पारित किया था। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। उस समय तीन बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, बंगाल और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए। हालांकि अब भी बंगाल और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति तो प्राप्त थी, लेकिन वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का पदनाम जो है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे, जैसे पदनाम जो बदले जाएंगे। जैसे ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके तहत अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो वो आपका एक्ट है, वो कौन सा? 1833। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। उसके बाद फिर पदनाम बदला गया और वो 1858 में भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसका पदनाम बदल कर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। उसके बाद भारत जब आज़ाद हो गया तो उसका नाम वापस गवर्नर जनरल रख दिया गया था। तो इस प्रकार से बार बार पदनाम बदले गए हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं कि पहला कौन सा एक्ट था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। तब आपका आंसर आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और किस एक्ट के तहत संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो 1833। और किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय किया गया? 1858। और किस एक्ट के तहत भारत का जो वायसराय था उसका पदनाम बदलकर पुनः गवर्नर जनरल किया गया? तब आपका आंसर आएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो चार कथन दिए गए उनमें से आपको असंगत छांटना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि बार बार इनके नाम बदले गए और पहली बार वो जो पदनाम बदला गया था, पदनाम किया गया, उस पद को ग्रहण किसने किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी प्रकार 1858 के एक्ट के तहत भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे क्या दे रखा है? सी राजगोपालाचारी। ये क्या है? गलत है। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछें तब तो माउंटबेटन ही आएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या आएगा? सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे आपसे असंगत पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हर एक ऑप्शन है वो फैक्ट एक अपने आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इस प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तब आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालाचारी।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारत गुलामी जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उस समय की बात है। उस समय भी यहाँ पे हमारी न्यायपालिका स्थापित की गई थी। तो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम जो न्यायपालिका की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? 1773, 1774, 1784, 1786। तो इसका राइट आंसर आएगा 1774। और यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत, कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत में पहली बार न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। तब आपका आंसर क्या आएगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में जो सर्वप्रथम न्यायपालिका की स्थापना की गई थी वो किस नाम से की गई थी? तो उसका नाम क्या था? अपेक्स कोर्ट। वहां पे सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं रखा गया था। क्या नाम रखा था? अपेक्स कोर्ट नाम रखा गया था। इसी प्रकार यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहली बार अपेक्स कोर्ट की स्थापना की गई थी उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तब आपका आंसर क्या आएगा? 4 न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम पूछा जा सकता है कि प्रथम ब्रिटिश भारत में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1734 ईस्वी में स्थापित अपेक्स कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तब आपका आंसर क्या आएगा? सर एलिजा इम्पे। नाम क्या आएगा? सर एलिजा इम्पे। तो ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा तीन अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, हाइट और ब्रेडले। इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में का मुख्यालय कहाँ पे था? तो मुख्यालय कहाँ पे था? विलियम फोर्ट नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में। तो इस प्रकार से ये सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश भारत में पहली बार न्यायपालिका की जो स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के तहत की गई थी। एक्ट पूछे तो 1773 के एक्ट के तहत। स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब आंसर क्या आएगा? 1774। कहाँ पे की गई थी? विलियम फोर्ट, कलकत्ता में। कितने कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। क्या नाम रखा गया था? अपेक्स कोर्ट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा किस वर्ष एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से एक संशोधित अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों जो 1733 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें कुछ खामियां रह गई थी और उन खामियों या कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित एक्ट पारित किया था और उस संशोधित एक्ट का नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस नाम से संशोधित अधिनियम पारित किया था? नाम पूछे तो आपका आंसर क्या आएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पे वर्ष पूछा गया है कि किस वर्ष ये एक्ट पारित किया गया था, तब आपका आंसर क्या आएगा? 1781। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक किस अधिनियम के तहत किया था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन उसके बाद उनकी रुचि व्यापार में कम और प्रशासनिक या राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने सोचा कि इनके लिए एक राजनीतिक जो कार्य है उनके लिए अलग से इनका विभाग बना दिया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे उनके जो कार्य थे उसको राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों में अलग अलग क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था? ये 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। और उस समय वाणिज्यिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए पहले से गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और फिर राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड और यहाँ पे निदेशक कोर्ट। तो इस प्रकार से 2 बोर्ड है वो गठित हो गए थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ तथा समापन, यानी इसका शुभारंभ कब हुआ ब्रिटिश भारत में पहली बार और समापन कब हुआ? तो देखो यहाँ पे जो दवे शासन व्यवस्था है उसका शुभारंभ हुआ 1784 में और समापन कब हुआ? 1858 में। यहाँ पे दवे शासन व्यवस्था से आशय है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य उसको 2 भागों में बांटा गया था, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य में, तो वहीं से दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ मान लिया जाता है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम में, तो वहां पे इस दवे शासन व्यवस्था का समापन हो गया था। लेकिन दवे शासन व्यवस्था से और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रांतों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रांत या केंद्र का नाम नहीं है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रांतों में दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था, तब आपका आंसर आएगा 1919 के अधिनियम के तहत।
इसी प्रकार केंद्र से पूछा जा सकता है कि केंद्र में दैवीय शासन व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया, तब आपका आंसर आएगा 1935। और प्रांतों में दैवीय शासन व्यवस्था समाप्त कब की गई थी, 1935 में। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रांतों में दैवीय शासन व्यवस्था से क्या से था। यहाँ पे देखो, प्रांतीय जो विषय है उसको दो भागों में बांटा था, एक आरक्षित विषय और एक स्थानांतरित विषय। तो यहाँ पे आरक्षित विषय है, उसके ऊपर गवर्नर जनरल कोई भी कार्य करेगा तो वहां पे जो गवर्नर जनरल को कार्य करने की शक्ति रहेगी सॉरी वाइसराय था उसमें, वाइसराय कोई भी कार्य करेगा तो वो कार्यपालिका के उन सदस्यों की सहायता से करेगा जो कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो वो विषय तो क्या माना जाएंगे, आरक्षित विषय। और यदि स्थानांतरित विषय के ऊपर कोई कार्य करता है तो वो कार्यपालिका के उन सदस्यों की सहायता से कार्य करेगा जो विधायिका के प्रति जवाबदेही है। तो इस प्रकार से आरक्षित और स्थानांतरित दो विषयों में इसको बांटा गया था, इसलिए यहाँ पे दैवीय शासन व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है। तो प्रांतों में दैवीय शासन व्यवस्था का शुभारंभ किस एक्ट के तहत किया गया था, 1919 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में दैवीय शासन व्यवस्था का शुभारंभ 1935। और ब्रिटिश भारत में पहली बार दैवीय शासन व्यवस्था 1784 में, जो कब समाप्त हो गई थी, 1858 के एक्ट में। तो इस प्रकार से दैवीय शासन व्यवस्था भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी के अधीन आने वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो देखो यहाँ पे ये अपने आप इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां पे स्थापित वहां पे उसके केंद्र थे तो उन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा था। तो इसका राइट आंसर है 1784 का एक्ट। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने वाला जो भारतीय क्षेत्र था उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगा था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, देखो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद पर वीटो पावर दिया गया था। तो आप जानते हैं कि जैसे ही बंबई जो बंबई बंगाल और मद्रास 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी और बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसके गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल किया गया, तो उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था। आगे चल करके उसको 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बना दिया गया और उसका निर्णय वो अंतिम होता था, उसके निर्णय पर किसी को कोई वीटो पावर नहीं था, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसको इसके ऊपर वीटो पावर नहीं था। आज जानते हैं कि आज अपना जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को वीटो पावर है, आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर। तो उस समय यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो एक प्रकार से क्या था, एक राष्ट्रपति के समान ही था और कार्यकारी परिषद ने जो निर्णय लिया वो उसको मानना पड़ता था, क्योंकि हम आर्टिकल 75 क्रॉस थर्ड में भी पढ़ते हैं, आर्टिकल 74 में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। और 42 संशोधन के तहत तो मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, लेकिन फिर 44 संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पे उस समय भी गवर्नर जनरल की ये हालत थी कि उसको कार्यकारी परिषद पर वीटो पावर नहीं था। तो पहली बार एक 1786 में एक विशेष एक्ट पारित किया गया था और उस विशेष एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद पर वीटो पावर दिया गया था। और उस समय 1786 का जो विशेष अधिनियम पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रकार से अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत, तो 1786 के विशेष अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद का वीटो पावर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो वीटो पावर था ये अस्थायी था, ये स्थायी नहीं था, अस्थायी रूप से दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद पर स्थायी वीटो, अभी अपने बात की थी अस्थायी वीटो, तो अस्थायी वीटो तो 1786 में दे चुके थे, लेकिन यहाँ पे स्थायी वीटो की बात की तो स्थायी वीटो कब दिया गया था, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। और वो उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया 1793 चार्टर एक्ट में कि अब आगे कोई भी यहाँ पे गवर्नर जनरल बनेगा उसको कार्यकारी परिषद पर वीटो पावर रहेगा, यानी वो उसकी द्वारा दी गई जो सलाह है उसको मानने, उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस हैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 1813 तक बढ़ाया गया था।
गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ की नियुक्ति को शाही मंजूरी की मान्यता दी गई थी। वरिष्ठ पदाधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से मना किया गया था। नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं यानी 1784 में जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया था, तो वहां पे राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और उसमें कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं इनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक कार्यों को भी 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था 1813 में। लेकिन 1813 में फिर चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के सारे इनके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे। गवर्नर, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ की जो नियुक्ति है उसको शाही मंजूरी की आवश्यकता कर दी। शाही मंजूरी, शाही जो शाही ब्रिटेन की महारानी है उनकी मंजूरी लेना के आवश्यक कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बिना शाही मंजूरी की मान्यता, तो ये आपका कथन असंगत हो जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने से मना किया गया था, ये भी सही है। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन देने का निश्चित किया था, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो गया बी। तो इस प्रकार से ये अपने जो 18वीं सदी के जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में पढ़ा है। 1773, 1784, 1786 और 1793। इसके अलावा एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है जो संशोधित अधिनियम है, वो भी हमने पढ़ा है 1781। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जितने भी एक्ट हैं, क्योंकि अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का है, उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे 1935 तक, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे और इन सभी का एक सीक्वेंस में अध्ययन करेंगे। तो आपके अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो साथियों, मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।